हम न्यू एडवोकेट्स हैं या फिर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं। हमारे पास केस आता है कोई क्रिमिनल। हम उस केस की कुछ बारीकियां जानते हैं, लेकिन कुछ बारीकियां जानते नहीं हैं। केस में जो चार्जशीट है वो जमा हो जाती है कोर्ट में। तो चार्जशीट जब जमा हो जाती है, अगर पुलिस आपको थाने से बेल दे देती है, तो आपको जब चार्जशीट जमा हो जाती है, कोर्ट आपको समन करते हैं, नोटिस करते हैं। आपको जाके उस फर्स्ट अप्रेंस पे आपको बेल बॉन्ड देने होते हैं, श्योरिटी देना होता है, और अमाउंट जिस अमाउंट का भी कोर्ट श्योरिटी बोलता है, आपको उतने अमाउंट का श्योरिटी देना पड़ता है। अगर आपकी बेल थाने से हो जाती है तो कोर्ट में आपको श्योरिटी देना होता है, और श्योरिटी अगर आप फर्स्ट डेट पे नहीं दे पाते हैं तो आप कोर्ट से टाइम मांग लेते हैं कि जज साहब, मैं श्योरिटी नेक्स्ट डेट पे दे दूंगा, अभी अभी अरेंज नहीं है हमारे पास। तो कोर्ट आपको अलाउ कर देती है। कोर्ट आपको अलाउ करने के बाद आपको डेट दे देती है कि आपके जो चार्जशीट है उस पर आप पढ़ लें उसको, और नेक्स्ट डेट पे आप चार्ज पे आर्गूमेंट करेंगे। अगर चार्ज बनता है तो ठीक है, चार्ज फ्रेम होगा, अगर नहीं बनता है तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो आपको चार्जशीट मिल जाती है, आपके वकील साहब उसको पढ़ते हैं, और या फिर आप जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं वो आप पढ़ते हैं। उसमें पढ़ने के बाद आपको ईच एंड पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए कि चार्ज पे आप अपने क्लाइंट को डिस्चार्ज कर पाएँ। डिस्चार्ज तभी हो पाएगा कि उसमें आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा, या आपके खिलाफ कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, या फिर कोई भी गवाही नहीं है कि चार्ज पे आपका जो क्लाइंट है वो डिस्चार्ज हो जाए, या फिर डिस्चार्ज हो जाए या नहीं हो जाए। आपको पूरी केस फाइल पढ़नी है, एविडेंस पढ़ने हैं, उनकी कंप्लेंट पढ़नी है। अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा रिटर्न में कुछ नहीं है तो आपका क्लाइंट चार्ज की स्टेज पे ही डिस्चार्ज हो जाएगा। आपको जो एविडेंस के तौर पे जो भी चीज़ दी है सबको एनालाइज करना चाहिए। जो गवाही होती है 161 सीआरपीसी के अंदर, उसको पढ़ना चाहिए कि आपके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो उस 161 के स्टेटमेंट में हैं भी या नहीं है। प्रामा फेसाई कोर्ट देखती है कि आपके खिलाफ जो चार्ज बनता है नहीं बनता। अगर प्रामा फेसाई आपके खिलाफ चार्ज बनता है तो कोर्ट चार्ज फ्रेम कर देती है आपके खिलाफ। अगर प्रामा फेसाई नहीं बनता है कि चार्ज आपके ऊपर, तो कोर्ट आपको डिस्चार्ज कर देती है। कोर्ट ओनली देखती है कि प्रामा फेसाई बनता भी है या नहीं बनता। अगर बनता है तो चार्ज आपके ऊपर फ्रेम कर देगी, और आपको ईच एंड जो डॉक्यूमेंट है चार्जशीट का या कंप्लेंट का या फिर 161 के जो भी गवाही का, वो सब आपको एनालाइज करना चाहिए, और उस पर आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ या आपके क्लाइंट के खिलाफ चार्ज बन जाता है तो स्टेज आती है एविडेंस की। एविडेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेनेंट को बुलाया जाता है। अगर कंप्लेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है या फिर कोई कोर्ट उसको ड्रॉप कर देती है, तो उसमें जो भी फर्दर पुलिस वाले हैं या फिर कोई डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको आपको गवाही पे उनको बुलाती है, उनको समन करती है, नोटिस करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि आपको गवाही कैसे करानी है। आपकी चार्जशीट फाइल हो गई है, बेल आपने कोर्ट से ले ली है, चार्ज पे आर्गूमेंट भी हो गए और चार्ज फ्रेम भी हो गया है। अब बात आती है गवाही की, एविडेंस कराना है। तो एविडेंस की ऐसी स्टेज है कि उसमें आपको बहुत ही बारीकी से आपको एनालाइज करना चाहिए, जिस चीज़ की भी गवाही हो उसका ईच एंड एवरी वर्ड आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब बात आती है कि उसमें गवाही होती है, गवाही में दो चीज़ होती हैं, चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। चीफ चीफ जो है वो प्रोसिक्यूशन करा लेता है, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता है। थोड़ा बहुत ही रोल होता है कि वो जो गवाही दे रहा है, प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से तो नहीं लिखवा रहा है, जो वो कह रहा है वही लिखवा रहे हैं। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो जैसा आपको बताएं। अब बात आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो कोई भी केस का, किसी भी केस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन पे हमारा पूरा केस डिपेंड होता है। अगर हमने क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक कर लिया तो हमारा केस
में मजबूती आ जाएगी और हमारा जो क्लाइंट है उसको रिलीफ मिलेगा। अगर हमने क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक से नहीं करा तो जो हमारा क्लाइंट है वो फंस सकता है आगे जाके। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है कि हम उससे जो भी उसके चीफ दिया होता है या फिर गवाही दी होती है उसमें हम उससे क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे कि मान लो कि आपके क्लाइंट के खिलाफ केस दर्ज हुआ है चोरी का, तो चोरी में ईच एंड एवरी जो भी स्टोरी है, जो भी सीन उसमें क्रिएट होता है, आप उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रॉस में। आपको डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है उसमें कि आपने उसको चोरी करते हुए देखा था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पूछना है। उसके जो सर्कमस्टांसिस के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पूछना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे कोई लाइट थी या नहीं, कितना अंधेरा था, कितने लोग थे, कितनी दूरी पे थे, और आप उस समय कहाँ थे, और कोई भी था आपके साथ या नहीं था, चोरी किस किस फ्लोर पे हुई, कौन से मकान में हुई, आसपास के मकान जो हैं उनके मकान मालिक का नाम पूछ सकते हैं। और जो भी उसमें चीफ में आप पढ़ें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन लगता है तो आपको उसको सवाल में पूछना चाहिए, क्रॉस में पूछना चाहिए। और क्रॉस में कुछ हमको सजेशन भी देने होते हैं। सजेशन मतलब ये हमारी तरफ से कहना है कि आप जो है ऐसा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या फिर हम अपनी तरफ से कोई भी बात उस क्रॉस में लिखवाना चाहते हैं कि आप उस समय वहाँ पे नहीं थे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठी गवाही दे रहे हैं, उसमें पुलिस ने आपको ये सब बताया, आप उस समय अपनी जॉब पर थे, ये हम लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन को हम बिल्कुल भी लाइट नहीं ला लें। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्लाइंट का केस पूरा डिपेंड उसी पे होता है। तो हम जो भी चीफ है उसमें कोई भी रिसर्च अगर हमें करनी पड़े ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर कोई सीनियर से हमें बातचीत करनी पड़े, हमें बातचीत करनी चाहिए अपने सीनियर से। और उस जिस चीज़ की भी एविडेंस होने वाली है उस एविडेंस में हम बिल्कुल रिसर्च करके जाएं, उसमें जो भी क्वेश्चन हमको पूछने हैं वो नोटेड करके जाएं। आप नोट करके क्वेश्चंस ले जा सकते हैं, पूरा एनालाइज करें उस गवाह की जो भी गवाही उसने पहले दे रखी है 161 में, उसको पूरा एनालाइज करें। और अपने जो क्लाइंट हैं उसको भी बुलाकर आप सवाल पूछ सकते हैं, अभी आप वहाँ पे कहाँ थे, ये इसका घर कितना है, पूरा अगर आपको उसका जवाब पता है जो आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो ही आप उसका क्वेश्चन पूछें। आप अपने जो भी गवाह है उसको एंगेज करके रखें, उसको रिलैक्स ना होने दें, तुरंत क्वेश्चन पूछें उससे। अगर उसको रिलैक्स होने का टाइम मिल लिया तो वो आपके जो भी आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसमें आपको टाइम मिल जाएगा उसको, और वो अपना रिलैक्स होकर उसका आंसर देगा। आपको अपने क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल नोट करके लाने हैं, अच्छी तरीके से नोट करके लाने हैं, सीक्वेंस वाइज करके लाने हैं नोट। और आप उससे एक के बाद वो क्वेश्चन एक के बाद एक पूछ सकते हैं। अगर वो रिलैक्स हो गया तो उसको टाइम मिल जाएगा। उसको टाइम नहीं देना बिल्कुल भी, और उसमें केस में आपको कॉन्ट्राडिक्शंस निकालने हैं। और कॉन्ट्राडिक्शंस निकल जाएंगे या फिर कोई डाउट क्रिएट हो जाएगा तो आपका जो है पक्ष मजबूत हो जाता है, हो जाएगा, और आपका क्लाइंट को रिलीफ मिलेगा। चार्जशीट में जितने भी गवाह हैं आपको सबको उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना होगा, या फिर कोई प्रोसिक्यूशन उसमें से कोई ड्रॉप कर देता है तो बात अलग है। आपको जो भी गवाह आता है उसका पहले 161 का स्टेटमेंट पढ़ के जाएं, अपने क्लाइंट से जो भी बात करके जाएं, उसकी हेल्प लें कि भाई ये सब फिटनेस आने वाले हैं अगली डेट पे, अब मुझे बताओ इनका जो रोल है वो क्या है, कैसे कैसे है, इनके बारे में बताओ, इनका बैकग्राउंड बताओ, ये कौन है, कौन कहाँ से आता है, कैसे है, उस समय वो मौजूद था नहीं था, आपका क्लाइंट वहाँ पे मौजूद था नहीं था, उससे बातचीत करके जाएं। और जब सारे गवाह की गवाही ख़त्म हो जाएगी तो आपको डिफेंस एविडेंस के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। आप अपने डिफेंस में कोई भी विटनेस ला सकते हैं, उसका आपको चीफ बनाना पड़ेगा। जैसे प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के चीफ हुए थे ऐसे ही आपको उसके चीफ कराने पड़ेंगे।
इसमें जो भी आपकी तरफ से गवाह जाएगा उसका क्रॉस स्टेट करेगा या प्रोसिक्यूशन करेगा। आप अपने गवाह को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा के जाएं, जो भी बता के जाएं कि आपको कैसे कैसे गवाही देनी है, अच्छी तरीके से बताएं। आम लोगों को नहीं पता होता कि कोर्ट में कैसे गवाही देनी होती है, तो हम उसको असिस्ट करें, उसकी हेल्प करें कोर्ट में गवाही देने के लिए। जो भी डिफेंस एविडेंस में आप अपना विटनेस लाए हैं, तो एप्लीकेशन के थ्रू कोर्ट में वो फाइल होते हैं, उनका नाम जाता है प्रॉपर तरीके से, लिस्ट ऑफ विटनेस बनती है, आप उनका नाम दें जो जो भी आप अपनी तरफ से गवाह लाने वाले हैं, कोर्ट में वह फाइल करें। कोर्ट अलाउ करती है, पर डेट पे आप उनको बुला के लेके आएँ, उनको बिल्कुल पढ़ाएँ आपको कि गवाही कैसे देनी है। अक्सर देखा जाता है कि गवाह जो है कोर्ट में जाके घबरा जाते हैं, तो उनको एक डेमो की रूप में भी आप उनको बता सकते हैं कि गवाही कैसे देनी है। आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी एक प्रैक्टिकल के रूप में आप उनके साथ कर सकते हैं, बैठ के उनसे बातचीत करें अच्छी तरीके से। और ऐसे इमेजिन करने के लिए बोलिए कि आप कोर्ट में बैठे हुए हैं। अगर आपका गवाह जो है वो हॉस्टाइल हो गया तो वो बेकार हो जाएगा, फिर आपके पक्ष में नहीं रहेगा, फिर वो हॉस्टाइल हो गया तो फिर वो स्टेट के पक्ष में चला जाएगा, फिर वो आपको किसी काम का भी नहीं बचेगा। तो अपने गवाह को जो भी आप डिफेंस में अपने लाने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ा के लाएं, समझा के लाएं, वो हॉस्टाइल ना हो जाए, डराए ना, और अपनी बात जो भी है वो अच्छी तरीके से रखें अपने जज के सामने, और अपनी गवाही अच्छे से कराएं। अब आपका डिफेंस एविडेंस जो है वो हो जाता है। अब आपको आर्गूमेंट करने की डेट दी जाती है। पहले पार्टली आर्गूमेंट होगा, फिर फाइनल आर्गूमेंट होगा, फिर जज साहब उसमें आपको जजमेंट की डेट दे देते हैं। तो कुछ डेट में के बाद आपका जो जजमेंट आ जाता है। जजमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ें। जजमेंट से पहले जो आर्गूमेंट होता है, आप ईच एंड एवरी विटनेसेस के जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं आप उसको मार्क कर लें, कोर्ट को आप उसको बताएं, कोर्ट को असिस्ट करें कि इस गवाह में ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इस गवाह में ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। वो प्रोसिक्यूशन की जो भी स्टोरी है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। कोई भी स्टेट का केस होता है पॉक्सो को छोड़कर, और एनडीपीएस कुछ केस में छोड़कर, स्टेट का ओनस होता है कि कोई स्टेट को प्रूफ करना होता है कि अपना केस, ना कि हमको केस का अपना प्रूफ करना पड़ता है कि हम गिल्टी नहीं है। स्टेट को प्रूफ करना पड़ता है कि दे आर गिल्टी और ही इज़ गिल्टी। तो अपना डिफेंस एविडेंस जो है वो मजबूत रखें, और जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो उसका 65B या 63B का हमको सर्टिफिकेट उसके साथ फाइल करना चाहिए। और अपना जो भी डिफेंस का एविडेंस है वो बिल्कुल प्रिजर्व करके रखें, मंगा के रखें, और उसमें एक कोर्ट को कॉपी दें, एक अपने प्रोसिक्यूशन को दें, और एक अपने पास रखें, तो ही आपका बचाव संभव है। और केस को एक बिल्कुल डिटेल से आप पढ़ें, उसमें जो जो भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगते हैं उसको एक तरफ से नोट कर लें, अपना केस अच्छी तरीके से स्टडी करें। अगर आपको किसी हेल्प की नीड है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको गाइड करूँगा। जो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं उनको मैं गाइड करूँगा। और व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप वीडियो आपकी मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहेगा, आपको मैं आगे से और अच्छी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।